चैनल देखने वाले सारे भाण भाइया अमित वशिष्ठ की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, प्रणाम, आदाब। और भाई ठीक ठाक हो सारे। गुस्सा भी होंगे कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो इस गुस्से को कम करने के लिए आज एक ही दिन में 2 वीडियो देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो लेट होने का एक कारण रहा है दोस्तों कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन, देखो कैमरा तो अपने पास है नहीं कि कैमरे से शूट कर रहे हो, सीधी स्पष्ट बात है कि मोबाइल फ़ोन से ही वीडियोस बनती थी और वो मोबाइल फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया था। नया मोबाइल फ़ोन आने में तो 4-5 दिन लगे हैं, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाए। आज जो ये वीडियो बनेगी ये नए फ़ोन से ही बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब वीडियो रेगुलर आएंगी। तो अगला अपना तीसरा नंबर चैप्टर चला हुआ था प्यारे भाइयों, और जो अपना तीसरा नंबर चैप्टर जो एनसीईआरटी का था वो था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। तो उसमें आप लोगों ने एटम की परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है व्हाट इज एन एटम, ठीक है जी। व्हाट इज एन एटम पढ़ना है कि एटम क्या है। तो एटम क्या दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि मैटर यानी पदार्थ का वो छोटे से छोटा हिस्सा, पदार्थ का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसको और विभाजित ना किया जा सके, यानी अविभाज्य कण। अविभाज्य कण इंग्लिश में बोलो तो इनडिविजिबल, ऐसा पार्टिकल जिसको और टुकड़ों में ना किया जा सके, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु यानी एटम। बात समझ में आई है। अब एटम की खासियत पढ़ेंगे दोस्तों कि एटम अविभाज्य कण है, लेकिन ये अकेला नहीं रह सकता, ये चिपके चिपके रहेंगे। कुछ एटम होते हैं जैसे हाइड्रोजन का एटम, वो अकेला भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन कई एटम होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, जैसे ऑक्सीजन है, वो कभी भी आपको ऑक्सीजन O की फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप जानते हो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे आगे। तो अभी हमको समझना ये है कि एटम क्या है। एटम आप सब जानते हो कि एटम ऐसा कण है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। अब दुनिया में तरह तरह के परमाणु हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, आर्गन है, बहुत सारे एटम हैं। तो बहुत सारे एटम हैं, उनके सबसे पहले सिंबल देने का काम, सिंबल समझ रहे हो, उनको सबसे पहले सिंबल देने का काम किसने किया था दोस्तों, वो डाल्टन ने किया था। और डाल्टन ने कुछ सिंबल्स देखो ऐसे हैं। डाल्टन ने हाइड्रोजन का सिंबल H नहीं दिया, उसने कहा हाइड्रोजन लिखना हो तो ये लिख देना, ऐसे गोल दायरे के अंदर बिंदु। डाल्टन ने कार्बन का सिंबल C नहीं दिया, उसने कहा कि ऐसे गोल दायरे को ऐसे बीच से बिल्कुल रंग दो, उसका मतलब क्या होगा, कार्बन होगा। ऐसे गोल दायरे को रंगोगे नहीं, सीधा खाली छोड़ दोगे तो उसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। फॉस्फोरस ऐसे होगा, ऐसे पहिए जैसा फॉस्फोरस दिखेगा। आयरन के बीच में I लिख दोगे, कॉपर दिखाओगे तो कॉपर के बीच में C लिख दोगे। समझ रहे हो ना, ये चीज भाई साहब ने बताई थी। लेकिन सोच के देखिए दोस्तों, अगर I से कोई बंदा आयोडीन समझ लेगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी भाई। आयोडीन भी तो I से शुरू होता है, और हम कितने सारे सिंबल्स बनाएंगे। आज के दिन 100 प्लस 100 प्लस एलिमेंट्स, 100 प्लस एटम्स हमारे वातावरण में मौजूद हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल में उपस्थित हैं। तो क्या हर एक का ऐसे सिंबल बनाओगे, मुश्किल हो जाएगा। तो डाल्टन की ये वाली जो थ्योरी थी वो कैंसिल होगी। किसने कैंसिल की, एक साइंटिस्ट था बर्जूलियस। इस बंदे ने कहा, बर्जूलियस ने, भाई साहब ऐसे आप सिंबल मत बनाओ, आप एक काम करो, किसी भी एटम का जो भी नाम हो उसका पहला या दूसरा अक्षर ले लो, उसी के अनुसार नाम लिख दो। जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया, कार्बन का C ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया, समझ रहे हो, फास्फोरस का P ले लिया। ऐसे करके भाई साहब इनके नाम लिख लो। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये ऐसे नामकरण की सुविधा किसने बताई थी, बर्जूलियस ने बताई थी। कई एटम, जैसे अभी कॉपर है, कॉपर मिला था, एक जगह थी क्रिप्रस, ठीक है, जिस जगह पे मिला था उसी के अनुसार इसका नाम रख दिया गया। कईयों के निशान कलर के हिसाब से रखे गए हैं, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का नाम जो है इंग्लिश के शब्द येलो कलर से रखा गया है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो ऐसे कलर के हिसाब से नाम रख दिया, किसी का जगह के हिसाब से नाम रख दिया, किसी के पहले 2 अक्षर थे उनके हिसाब से नाम रख दिया। जैसे एल्यूमिनियम है,
एल्यूमिनियम का नाम Al कहां से रखा गया दोस्तों, इसके पहले 2 अक्षर लिए और नाम रख दिया, तो ऐसे इनका नामकरण हुआ था। ठीक है, ये बात ज्यादा गंभीरता में सोचने की नहीं है, बस बता दी। इसमें एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हम किसी भी एटम का नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा रखना है, बड़ा मतलब कैपिटल लेटर में रखना है, और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा रखना है, यानी किसमें रखना दोस्तों, हमको स्मॉल लेटर में रखना है, यानी ऐसे नहीं लिखना, हमको लिखना AL। इतनी बात समझ में आई है, आई या नहीं? जैसे कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का साइन होता है CO, बात समझ रहे हो? तो इसको C बड़ा और बड़ा नहीं लिख सकते, C बड़ा और O छोटा, ऐसे इसका नामकरण करना है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है जी? समझ, ठीक है, साफ कर दो बोर्ड। अब एक चीज समझने की और है दोस्तों कि एटम जो है वो कितना छोटा होता है। एटम दोस्तों इतना छोटा होता है कि उसके साइज को हम नैनोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? नैनोमीटर। आपको नैनोमीटर कितना छोटा है? एक मीटर इतना होता है। अगर 1 मीटर इतना होता है तो उस 1 मीटर को बटे में ले जाओ 10 की पावर 9। 1 मीटर के 10 की पावर 9 से डिवाइड करोगे तब जाके क्या आएगा? 1 नैनोमीटर आएगा। समझ रहे हो? तो एटम की जो रेडियस है, एटम की जो त्रिज्या है, उसको मापने की इकाई दोस्तों क्या होती है? नैनोमीटर होती है। और नैनोमीटर बहुत ही ज्यादा छोटी इकाई है। कहने का मतलब 1 मीटर के 10 की पावर 9 टुकड़े करोगे तब जाके 1 नैनोमीटर आएगा। समझ रहे हो? ये कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। जैसे एक हाइड्रोजन जो होता है उसकी रेडियस जो है, उसकी त्रिज्या जो है उसके एटम की, एक हाइड्रोजन की नहीं, एक हाइड्रोजन के परमाणु की जो त्रिज्या है 10 की पावर -10 मीटर है। ठीक है दोस्तों? वैसे ही एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उसकी पावर 10 की -9। हीमोग्लोबिन, प्रश्न पूछा जा सकता है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की रेडियस कितनी होती है? तो 10 की पावर -8 मीटर होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो प्रश्न बनते हैं आप देखते ही कहां से प्रश्न बना दिए, अचंभित रह जाते हैं हम, लेकिन ये बनते NCERT में से ही हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं बन सकते। से ग्रेन ऑफ सैंड है, अगर आप रेत का एक कण लोगे तो उसकी रेडियस कितनी होगी? तो वो 10 की पावर -4। सोच के देखो दोस्तों, सोच के देखो कि एक रेत का कण कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, और उसकी रेडियस 10 की पावर -4 है। तो एक हाइड्रोजन की 10 की पावर -10 वो कितनी छोटी होगी कि हमें दिखती ही नहीं है। बात समझ में आई है? ये दिखती क्यों नहीं? देखिए, रेत का कण छोटा है, दिखता है, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि जितना हाइड्रोजन का एटम है। इसीलिए हमें परमाणु दिखता नहीं, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं। इतनी बात समझ में आई है? शाबाश। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पहले दोस्तों एंट है, चींटी है, चींटी का साइज, और वाटरमेलन जो है अपना, क्या होता है वाटरमेलन? तरबूज, तरबूज का साइज -10 की पावर -1, मतलब कितना है, कितने मीटर है? कमेंट करके बताओगे आप लोग। NCERT जबरदस्त किताब है। चलो अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है जी इसमें। अगला टॉपिक है दोस्तों एटॉमिक मास। अगला टॉपिक अपने पास है एटॉमिक मास। मास मैंने पहले उस दिन आपको बताया था, द्रव्यमान क्या होता है। समझ रहे हो? अब आप एक चीज बताओ, अब रेत का एक कण है, उसका एटॉमिक मास होगा या नहीं, सॉरी उसका मास होगा या नहीं होगा रेत के एक कण का? उसी प्रकार एक एटम का भी तो मास होता है। एटम के अंदर भी तो कुछ ना कुछ वजन है, हालांकि बोल नहीं सकते। वजन जो होता है बाहर जो होता है उसको बोलते हैं वेट, और वेट होता है mg, यानी मास गुणा में ग्रेविटी। ठीक है? अभी वेट भी तो तभी होगा जब कुछ ना कुछ मास होगा। बात यह है, अगर मास ही नहीं होगा तो क्या वेट हो सकता है? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वेट क्या होता है? m गुणा में g। आप सोच कर देखो, m की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो g चाहे 10,000 ले लो, फिर वेट कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। यानी वेट के लिए भी मास जरूरी है। तो एक एटम के अंदर जितना भी मास होता है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ये जो बात है ये अगले चैप्टर में आपको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन ना लो, वहां अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है? इसको इधर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक मास है
उसकी यूनिट जो उसको मापने की इकाई, जैसे केड़े हैं जो, उसको मापने की इकाई क्या होती है? केड़े मिलते हैं हमको किसमें? दर्जन में, यानी डजन में मिलते हैं। समझ रहे हो? देसी घी लेने जाते हो, हमारे घरों में तो किलोग्राम में तोला जाता है ना भाई, लेकिन बाहर दुकान से लाओगे तो घी जो वो लीटर में मिलता है नहीं मिलता? तो ऐसे मापने की इकाई होती है, तोलने की इकाई होती है। उसी प्रकार जो एटॉमिक मास है उसको मापने तोलने की इकाई जो यूनिट होती है दोस्तों, वो AMU होती है। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल इसको AMU ना बोल के सिर्फ U बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? तो एटॉमिक मास को डिनोट करने की इकाई होती है U। इतनी बात समझ में आई है? अब एक U की जो वैल्यू है, एक U की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? वो होती है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है भाई? कार्बन का एक एटम लो, जैसे ये कार्बन का एक एटम आपने ले लिया, समझ रहे हो? इस कार्बन के एक एटम का कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। उसको अगर 12 से भाग कर दोगे तो आपके पास 1U की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? जब आपको जी कार्बन को कैसे ये क्यों कर दिया फंडा? अरे सिंपल बात बताओ, अगर मान लो आपके खेत में तरबूज उगे हुए हैं, ककड़ी उगी हुई है, और आपके पास तोलने के लिए बाट नहीं, तो आप क्या करोगे? एक तरबूज को बाट बना लोगे और उसके हिसाब से ही तो बाकी तोलोगे। ऐसा है या नहीं है? भाई पहले भी ऐसे ही करते थे, पहले तो दुकानदार होते थे वैसे ही करते थे, अपने हिसाब से कोई छोटा बाट बना लिया और उसके हिसाब से फिर तोल तोल के सामान दे दिया। समझ रहे हो? वैसे ही शुरू में कार्बन के हिसाब से ही फंक्शन चला और उसके बाद कार्बन का 1/12 को एक यूनिट मान लिया गया, किसकी? एटॉमिक मास की। अगले चैप्टर में और डिटेल में बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब खिचड़ी नहीं बनावांगे इस चीज की। अगला है दोस्तों अगला है हाउ डू अजय दे रखे हैं इन्होंने, ये तो अगले चैप्टर में समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। समझ रहे हो ना? ऐसे समझेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास ऐसे 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जैसे 14 होता है। ऐसे हम समझ लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़ी चीज नहीं है। ऑक्सीजन का जैसे एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। लेकिन ये रटना थोड़ी ना है कि कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो ये चीजें समझेंगे कैसे होती हैं, ठीक है? फिलहाल एक अगला जो सवाल है वो है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? जो परमाणु है वो किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ध्यान रखना, जो परमाणु हैं वो कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। इतनी बात समझ में आई है? परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते, एक आधे को छोड़ के। जैसे हाइड्रोजन है वो स्वतंत्र रहता बेचारा, क्यों रहता है वो कारण अगला वीडियो आएगी उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? कैसे रहता है हाइड्रोजन, या रहता है या नहीं रहता, ये चीज भी समझ में आ जाएगी। मेरी मत मानो रहता है नहीं रहता, अगले चैप्टर में सब समझ आ जाएगा। परमाणु है स्वतंत्र नहीं रहते, एक आधे रहते हैं, वो आगे समझेंगे। तो किस रूप में रहते जी? तो परमाणु अणु के रूप में रहते हैं। अणु यानी क्या बोलते दोस्तों अणु को? मॉलिक्यूल। परमाणु जो है मॉलिक्यूल के रूप में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? एक एटम के साथ जब दूसरा एटम जुड़ता है तो दोस्तों वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। इतनी बात समझ में आई? जैसे O के साथ O जुड़ा तो इसने क्या बनाया? O2 बनाया। तो O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, और अकेला O क्या है? एक एटम है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? H के साथ प्यारे दोस्तों H जुड़ा तो इसने क्या बनाया? H2 बनाया, यानी मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? तो 2H प्लस में O2 अगर जुड़ा है तो 2H2O बनेगा या नहीं बनेगा? 2 2 4, इसका बैलेंस करते हैं। 2 ये ठीक है दोस्तों, 2H2 प्लस में O2 क्या बना? 2H2O, ठीक है? बैलेंस है, ठीक है? अब देखते क्या चीज है कि
अब भी यहाँ पे सेम सेम जुड़ रहे थे, H प्लस एच सेम था, O प्लस O सेम था, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, H प्लस O सेम नहीं है, अलग है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग है, सिंपल सी बात है। तो जब मॉलिक्यूल सेम से बने तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल बाय कंपाउंड, सॉरी मॉलिक्यूल बाय एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तत्व का मॉलिक्यूल है। और जब अलग अलग से बने तो यौगिक बन गया, यानी ये कंपाउंड है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? समझ में आई? कंपाउंड या हिंदी में बोलते हैं इसको यौगिक। इतनी बात दोस्तों समझ में आई है? ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयन क्या होता है? आयन, आयन, आयन क्या होता है? कुछ नहीं है, देखो दोस्तों, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है दोस्तों एनायन। कैटायन को हिंदी में बोलते हैं धनायन और इसको बोलते हैं ऋणायन। धनायन यानी मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायन ऋणायन का मतलब जिस पर दोस्तों नेगेटिव चार्ज हो। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो यहीं से प्रश्न का उत्तर संभव हो गया कि आयन क्या होता है, कि ये होते तो ये भी एटम ही हैं, ये भी परमाणु होते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं? चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज हो, जिनके ऊपर आवेश हो। वो आवेश अगर नेगेटिव है तो वो कैसे हो जाएंगे? एनायन यानी ऋणायन। और वो आवेश यानी वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उनको बोला जाएगा कैटायन यानी धनायन। इतनी बात समझ में आई है? अब बात ये करते हैं दोस्तों कि ये जो आयन है ये बनते कैसे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया और नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ये कैटायन एनायन कैसे बने और कैटायन एनायन कैसे बने, तो ये बात भी समझ आ जाएगी कि आयन कैसे बने। बात समझ में आई है? ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो नेगेटिव चार्ज, देखो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब समझदार हो। बेशक मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप सब ग्रेजुएट बैठे हो, ग्रेजुएट लोग इस वीडियो को देखने लग रहे हो, ठीक है, इसलिए मेरे को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी समझाने में। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बात समझ रहे हो? तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब नेगेटिव चार्ज को लेगा, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और वो क्या हो जाएगा? एनायन। और जो इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब जिसने नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात समझ में आई? आगे इसका जो कंसेप्ट है वो अगले चैप्टर्स में जुड़ता जाएगा, फिलहाल इसको ज्यादा नहीं समझेंगे, बस कैटायन एनायन जो होते हैं वो आपको समझा दिए गए हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, जो नमक होता है NaCl, पढ़ा दोस्तों, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, यानी Na पॉजिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 11। और जो सेल होती हैं, जो एटम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 2 8 8। समझ रहे हो? तो देखो समझाता हूं क्या होता है। अगले चैप्टर की बात है यार ये है वैसे तो, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। अगर आपको एटम्स, जैसे एक एटम होता है उसके अंदर ऐसे सेल बनी हुई होती है दोस्तों, ऐसे सेल, वो आगे और डिटेल में समझ में आएगा कि पहली जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगली सेल में 8 और अगली सेल में 8। समझ रहे हो? तो पहले 2 को भरो, फिर 8 को, फिर 8 को भरोगे। तो सोडियम के पास कितने हैं? 11 हैं। तो 11 पहली में कितने भर दिए? 2 भर दिए दोस्तों, पूरी होगी। ये अब इसको चिंता नहीं है, जैसे होता ना जिसका पेट भर गया उसके लिए तो बस सब ठीक हो गया। तो इस पहली सेल का पेट भर गया है। दूसरी को 8 चाहिए, 8 मौजूद है, दे दिए, 8 और 2 10। अब तीसरी को चाहिए कितने हैं? 8, लेकिन मिले कितने हैं? 1। समझ रहे हो? अब चाना कितने की है? चाना तो 7 की है, इसको चाहिए 7। तो दोस्तों एक बताओ, किसी के पास 1 रुपया हो और उसको चाहिए 7, तो वो क्या करेगा? 1 रुपया छोड़ ही देगा। समझ के देखो एक चीज भाई, इसके पास फालतू तो 1 है और चाहिए कितने? 7, तो ये 1 को छोड़ ही ना देगा अगर इसको स्टेबल होना है तो। और अगर ये 1 अपने पास रखेगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो अगर ये 1 छोड़ देता है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, कितना? 1 1 प्लस। तो
Na+ का मतलब क्या है, Na+ के पास 1+ का साइन होने का मतलब क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब होने कितने थे 11, तो Na+ का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई। तो यही जो चीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर एटम में आ जाएगी तो वो क्या बन जाते हैं दोस्तों, आयन बन जाते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। जिस दिन आप 10वीं क्लास में आओगे दोस्तों, उस दिन आप समझोगे कि वास्तव में यह एनसीईआरटी कमाल की चीज है, वास्तव में यह आपका पेपर क्लियर करवाने वाली चीज है, रटने की चीज नहीं है। अगर आप लूसेंट में से पढ़ने लग जाओ तो लूसेंट दोस्तों मैंने भी पढ़ के देखी है, लूसेंट सारी चीजें हैं लूसेंट के अंदर, लेकिन लूसेंट के अंदर ये गहराई नहीं है। और वो भी कैसे की भी, एक तो सोचो इतनी पतली सी किताब, उसके अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, विविध भी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ है इतनी पतली में। तो सारी रामायण होगी तो फिर खिचड़ी तो बननी है। इतनी बात समझ में आई है। तो दोस्तों ये जो चाहत है, अब इसको एक जो है ये छोड़ना चाहता है, ये एक को छोड़ना चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो एक छोड़ना चाहता है, छोड़ने की कला को ही वैलेंसी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। वैसे जैसे क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आप 17 2 8 8 ऐसे बांटोगे, 2 बांट दिए, दे दिए 2, अगली को 8 दे दिए, 8 2 10, फिर अगली को 8 देने हैं, लेकिन कितने बच गए, 17 थे, 10 तो यहां हो गए, देने 8 थे लेकिन बचे कितने हैं, 7। अब इसको 1 चाहिए, इसको 8 बनाने के लिए चाहिए, तो ये दे सकता है नहीं दे सकता है Na, तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई है। Na एक अपना दे रहा है, Cl अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके कारण इनका बॉन्ड बना हुआ है। दोस्तों इतनी बात समझ में आई, इसीलिए ये जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ में आई है। ये चीज जिस प्रकार आपको पेपर क्लियर करना है और मेरे को आपका पेपर क्लियर करवाना है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं, वही फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। समझ में आया है, ठीक है, शाबाश। तो यही जो जुड़ने की कला, उसको वैलेंसी बोलते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी और सोडियम की वैलेंसी भी, यानी संयोजकता भी क्या होगी, 1। संयोजकता आगे भी समझ में आएगी, फिलहाल मैं समझा क्यों रहा हूं, आपको अब समझ आएगा। समझ में आया। अभी भी देखो हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको ही समझ आ गया, ठीक है। तो आपको तो आना ही है दोस्तों, आप तो फिर भी इंटेलिजेंट बंदे हैं, इंटेलिजेंट लोगों को समझ आ जाता है जल्दी। आगे है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या है, देखो साथियों, एक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये जो होता है तत्व, उसको बोलते HCl। पढ़ा सबने, हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा, HCl। ऐसे किसी भी पदार्थ को अगर सिंबल में आप लिखोगे, समझ रहे हो, सिंबल के अंदर आप लिखोगे तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूले। ये केमिकल फॉर्मूले बनते कैसे हैं, अब समझो। केमिकल फॉर्मूले के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे H हाइड्रोजन और Cl में होता है क्लोरीन, तो ये इसका सिंबल है। तो केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए एक तो सिंबल की जरूरत है, और H के नीचे 1 लिखा, ये इसकी वैलेंसी है दोस्तों, वैलेंसी। अब आप कहोगे गुरुजी H की वैलेंसी 1 कैसे होगी, अरे हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर सेल की बात करें तो पहली सेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब इस बेचारे के पास 1 है, तो इसको 1 चाहिए, समझ रहे हो। आपको जी 1 चाहिए, 1 इसका खुद के पास हो, दे न दे, अरे 1 ये खुद दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, या हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा फिर, ये चीज है, समझो। तो ये एक वही वाली बात आई, क्लोरीन थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये क्लोरीन की वैलेंसी है, संयोजकता है, ये हाइड्रोजन की। अब इसको ऐसे करो, H के सामने ये है, इसके सामने ये है, ऐसे करके, तो क्या बन गया, HCl। ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये सिंबल अगला देखो, आप खुद बनाओगे। ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, सल्फर का होता है S, ठीक है। हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की 2 होती है, ठीक है। तो ऐसे गुणा कर दो इसकी H की 2 के साथ, तो क्या बन गया, H2S, यानी ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों देखो अगला क्या है, C4 होता है कार्बन, और ये है क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की 1। क्लोरीन की मैंने समझा दी थी, कार्बन की 4 कैसे होती है और समझ लो। कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है।
पहले सही चले होंगे ना, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पहले में 2, दूसरी सेल में 8, तीसरी में 8 ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं अगली वीडियो में समझ आएगा, फिलहाल सिर्फ इस फार्मूले के लिए समझा रहा हूँ ये चीज़ें। तो पहली में 2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी में 8 देने हैं, लेकिन 6 तो अगले के पास टोटल हैं, तो बचे कितने, 4, ठीक है। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो वैलेंसी क्या होती है, जो बाहरी सेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की जितने इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर पूर्ति हो सकती है उसी को वैलेंसी यानी संयोजकता बोलते हैं। अब वैसे गुणा कर दो, CCl क्या बना, CCl4। बात समझ में आई है। तो कार्बन C4 कार्बन, इसको लिखो कैसे गए, C4 कार्बन, ये 4 लगा हुआ इसको बोलते हैं टेट्रा, ठीक है, और C4 क्लोराइड, तो ये क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CCl4। फिर ये MgCl है, वैसे Mg की 2+ होती है, वैसे क्लोरीन की 1- होती है। 1- का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक इसने दिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, 1- करेंगे तो, और 2+ करने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं। तो वैसे गुणा कर दो क्रॉस वाली, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम की 13 होके 3+ होगी, ऑक्सीजन की 2- होगी, तो वैसे ही गुणा कर दो इसको, तो क्या बनेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। वैसे ही CaO, जैसे Ca होता है, क्या होता है दोस्तों बताओ, कैल्शियम, वो होता है ऑक्सीजन, तो ऐसे ही गुणा कर दो इसकी भी, तो क्या बनेगा, Ca2O2। अब देखो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब ये प्लस का मतलब फिर बता रहा हूँ, प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और 2- का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब यहाँ प्लस- लगाने की जरूरत नहीं, जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे उसके ऊपर चार्ज कभी भी नहीं दिखाते होते, ये बात का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लो, CaO, यही भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। CaOH, C का 2+ OH का होता है 1-, ऐसे गुणा करो, CaOH। अभी ऐसे 2 नहीं करना, अभी OH का 2 है, ये OH का 2 है, लेकिन ये तो आप सिर्फ HH के पास लगा रहे हो, OH का लगाना, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है CaOH, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात समझ में आई है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे दोस्तों एक न्यूमेरिकल है भाइयों, न्यूमेरिकल है, आप लोगों को बताना है मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O। उससे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर ये प्रश्न इसमें पूछ क्या रखा है, H2O का मोलिक्यूलर मास बताओ, ठीक है, आणविक भार बताओ, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं O जो है, O का मतलब क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मास क्या होता है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन का मास तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था 16 U होता है, और ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है, तो एटम के मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, समझ रहे हो। उसी प्रकार H2O क्या है, H2O एक मॉलिक्यूल है यानी अणु है, तो अणु के मास को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है ना ये, ठीक है। तो अगर हमको पता लग जाए हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास यानी 1 U होता है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 U हो जाएगा, नहीं होगा भाई, समझ रहे हो ना, गुणा में, ठीक है। तो इसका मतलब 2 U। ऑक्सीजन कितनी है, कितनी है, 1 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 U। तो 2 H2 और 1 O, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18, बस, तो 18 U इसका उत्तर हो जाएगा। अगला एक और है HNO3 का बताना दोस्तों, HNO3 का बताना है, बताओ H का कितना है 1, N का 7 दूनी 14, 14 इसका होता है। 1 O का कितना बताया था, 1 O का 16 था, तो 3 O का कितना होगा, 16 3 कितने हो हैं 48, ठीक है। जोड़ो कितना बनेगा, 14 और 1 15, 48 से 15 कितना, 8 और 5 13, 4 5 और 1 6, तो कितना हो गया 63 U इसका उत्तर आ गया, बस।
तो कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। तो ऐसे न्यूमेरिकल कर दोगे जिसमें मोलिकुलर मास पता हो। अगर हम लोगों को एटॉमिक मास पता है तो हम उसका मोलिकुलर मास भी बता सकते हैं, कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगला जो है, अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला एक न्यूमेरिकल और दे रखा है इन्होंने, वो और समझेंगे। अगला न्यूमेरिकल समझने से पहले एक बार एक टॉपिक समझो। टॉपिक क्या है? मोल कॉन्सेप्ट समझना है। मोल कॉन्सेप्ट कहो या मोलर मास। क्या होता है मोलर मास? अभी अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ा था। एटॉमिक मास होता है यू में, और अगर उसी एटॉमिक मास को जी फॉर अगर ग्राम में बदलोगे तो वही होता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगर ग्राम में पढ़ोगे तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, और यही होता है अपना मोलर मास। एक ही बात है, ग्राम में जो भी मास होगा उसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे और उसी को क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। इसका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान होता है 1U। इतनी बात समझ में आई? तो 1 अगर U में माप रहे हो तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और अगर इसी को हम मोलर मास में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको ग्राम में बदल दो, जी। इतनी बात समझ में आई है? तो दोस्तों 1U और 1G में एक डिफरेंस तो ये है, अगर U में आप गिनोगे, U के अंदर आप मापो तोलोगे तो उसका मतलब एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, या फिर अगर ग्राम में मापोगे तो वो हो जाएगा मोलर मास, और इसी को बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका फायदा क्या है वो देखो, 1U है उसका मतलब है इसके अंदर एक एटम है। बात समझ में आई है? लेकिन अगर इसी को 1 ग्राम में ले लिया तो इसका मतलब है 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 एटम। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? बात समझ में आई है? और ये जो 6.022 है 10 की पावर 23 है, ये फिक्स होता है, और इसी फिक्स को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, और ये एवोगैड्रो नंबर जो है वो साइंटिस्ट के कारण पड़ा जिसका नाम था एवोगैड्रो। दोबारा समझा देता हूँ, टेंशन ना लो, फंडा क्या इसका। अरे जैसे देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल क्या है? O है। उसका एटॉमिक मास कितना है? 16U। ठीक है, अब U से उसको G में कन्वर्ट करोगे 16 ग्राम, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? मोलर मास। ग्राम मतलब मोलर मास, U मतलब एटॉमिक मास। U है तो एटॉमिक मास है। ठीक है, 16U का मतलब 1O, 1O का मतलब 1 एटम। लेकिन इसको जैसे ग्राम में बदलोगे तो ये उतना हो जाएगा 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 एटम। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? आया है? आए है नहीं आए? तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल वो करते हैं। यही है मोल कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पहला है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, किसमें? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, आप खुद बताओ, ये आपको घर से करना है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 एटम या पार्टिकल्स कह सकते हो, एक ही चीज़ है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, करके दिखाओ एक चीज़। तो ये आप घर से करोगे एक बार, या मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हीलियम की बात करी है तो हीलियम जो है He जो है उसका मतलब होता है हीलियम। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 4U। अगर इसको मोलर मास में बदलना है, 4U का मतलब क्या होता है? एक एटम। ठीक है, एक एटम होगा किसमें? 4U में। बात समझ रहे हो? और अगर मैं आप लोगों को कहूं कि अगर इसको मोलर मास में बदलना है, मोलर मास
या इसको मोल कॉन्सेप्ट में बदलना है तो 4 ग्राम, और 4 ग्राम का मतलब है 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। इतनी बात समझ में आई है। यानी 4 ग्राम अगर आप हीलियम का लोगे तो उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और 6.022 गुणा 10 की पावर 23 का मतलब क्या है 1 मोल। इसका मतलब क्या होता है 1 मोल। इतनी बात समझ में आई। तो 4 ग्राम में 1 मोल बनया है तो टोटल कितना अपने पास 52 ग्राम। 52 ग्राम तो 8 ग्राम में कितना 2 मोल, और 4 ये 12 ग्राम में 3 मोल। वैसे ही 52 ग्राम में कितना बनेगा 52/4 तो 13 मोल इसका उत्तर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल समझ में आया नहीं आया है? कौन आया समझ में? दोबारा समझ देखो, दोबारा समझाना। देखो जी, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। 52 ग्राम आपने दे रखा है क्या, हीलियम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, पहले 1 मोल की वैल्यू क्या होती है 6.022 गुणा में 10 की पावर 3 एटम्स। बात समझ में आई है। अब ये क्या होता है, ये होता है जो अपना ये एवोगैड्रो नंबर है। थोड़ी देर पहले समझाया था ये बनया कैसे है। जैसे 52 ग्राम को भूल जाओ एक बार, जैसे हीलियम है, हीलियम का सिंबल होता है He, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4U, ठीक है। इसी एटॉमिक मास को अगर आप मोलर मास में बदलना चाह रहे हो तो उसको क्या लगा दो, इसके आगे ग्राम लगा दो। लेकिन अंतर क्या आएगा, एटॉमिक मास 4U, देखो 4U और 4 ग्राम में अंतर क्या है। 4U का मतलब है इसके अंदर एक एटम है बस, समझ रहे हो। आपको पता है 4U जो बाहर है वो एक ही तो हीलियम का है, लेकिन अगर 4 ग्राम लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 एटम। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है? इतनी बात समझ में आई है। और 6.022 गुणा में 10 की पावर 23 एटम का मतलब क्या है 1 मोल है या नहीं है भाई। 4 ग्राम अगर हीलियम का लेके आओगे कहीं से उठा के तो उसके अंदर कितने एटम होंगे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 एटम। यानी इसको हटा के अगर मैं लिख भी दूं, इसको हटा के 1 मोल भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि 1 मोल की भी तो यही वैल्यू है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं भाई। 4 ग्राम है तो 1 मोल है, और 52 ग्राम है तो सीधी सी बात बताओ भाई, अगर अपने पास 4 ग्राम है तो 1 मोल है, अगर 1 ग्राम हो तो 1/4 है, और अगर 52 ग्राम हो तो 1/4 गुणा में 52 तो 13 तो भाग जाएगा, तो कितने हो जाएगा 13 मोल। बात समझ में आई है? आई या नहीं आई भाई? ठीक है, यही चीज़ थी। तो इसी पर ये चैप्टर देखते हैं समाप्त हो गया क्या? ठीक है जी, इसी पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में आपको मिलेंगे, जल्द ही आपके साथ हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, लव यू ऑल, टेक केयर।